चलिए बच्चों शुरू करते हैं क्लास 11 फिजिक्स में सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन का एनसीईआरटी एक्सरसाइज का ये पहला लेक्चर। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है इसके अंदर, बहुत सारे इजी न्यूमेरिकल भी आएंगे, बहुत सारे भारी भरकम न्यूमेरिकल भी आएंगे। चलिए ज़्यादा आपको डराना नहीं है, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि गिव द लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। चलिए आपको लोकेट करना है, लोकेट सेंटर ऑफ मास। चलिए भाई कौन कौन से ऑब्जेक्ट है, तो पहला ऑब्जेक्ट है स्फीयर, ठीक है ना। बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, स्फीयर सिमेट्रिक फिगर है, राइट। तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ पे होगा, उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर के ऊपर। तो स्फीयर का सेंटर ऑफ मास होता है एट इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर। चलो सिंपल है ये तो। दूसरा दिया है आपको सिलेंडर, ठीक है। आ जाइए देखते हैं सिलेंडर में क्या होता है वो। तो सिलेंडर कुछ इस तरह से होगा। चलिए सिलेंडर भी आपका सिमेट्रिक फिगर ही होता है, राइट। तो ये हो जाएगा आपका एक्सिस। ओ भाई, तो सेंटर ऑफ मास एक्सिस के ऊपर रहेगा, कहाँ पे, तो मिड पॉइंट के ऊपर, राइट। तो यहां पे भी आप लिख सकते हो एट इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर, या फिर आप लिख सकते हो कि एट इट्स मिड पॉइंट ऑफ एक्सिस, मिड पॉइंट ऑफ एक्सिस, एक्सिस के मिड पॉइंट के ऊपर। यू कैन राइट लाइक दिस। चलिए तीसरा शेप आपको दिया हुआ रिंग। हा, लो भाई कितना आसान, अगर रिंग का काम है तो कितना सिंपल है भाई, कोई टेंशन लेने का नहीं। रिंग ऐसा होता है आपका, राइट। तो रिंग का जो सेंटर ऑफ मास है वो भी कहाँ पे होगा, उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर के ऊपर, एट इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर, राइट। एंड द फोर्थ वन इज क्यूब, ईच ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी, ठीक है। चलो चौथा शेप है क्यूब। क्यूब ऐसा होता है आपका, ये हो गया आपका क्यूब। चलो क्यूब का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, सिमेट्रिक फिगर है, बिकॉज यूनिफॉर्म मास डेंसिटी है, सिमेट्रिक फिगर है तो उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर के ऊपर ही होगा ये भी। तो ये भी आप लिखोगे एट इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर। अब इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होता कहाँ पे है, हाँ। तो क्यूब का ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है जहाँ पे उसके डायगोनल मिलेंगे ना, उसके ऊपर, राइट। तो आपका डायगोनल कहाँ पे मिलेगा, देखो तो ये डायगोनल यहाँ से लेके अगर आप पूरा क्यूब कंप्लीट करो ना, इट बी लाइक दिस, राइट। तो एक डायगोनल आपका कुछ इस तरह से होगा क्यूब का, दिस इज वन ऑफ द डायगोनल ऑफ द क्यूब। एक आपका ऐसे डायगोनल बनेगा, तो ये हो गया आपका मीटिंग पॉइंट, राइट। दैट इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ इट्स डायगोनल। यू विल राइट दैट इज व्हाट, मीटिंग पॉइंट ऑफ इट्स डायगोनल। चलो तो यहां पे होगा उसका सेंटर ऑफ मास। चलिए पहला सवाल यहां पे होता है खत्म। दूसरा सवाल बहुत बड़ा दिख रहा है, बिलीव मी है बहुत छुटका सा। कहता क्या है क्वेश्चन देखो, चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम 3 मार्क्स। क्वेश्चन ऐसा है, इन द HCl molecule the separation between the nuclei of the 2 atoms is about 1.27 एंगस्ट्रॉम। मतलब HCl में हाइड्रोजन का सेंटर और क्लोरीन का सेंटर 1.27 एंगस्ट्रॉम के ऊपर है। चलिए फाइंड द अप्रॉक्सीमेट लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ मॉलिक्यूल गिवन दैट क्लोरीन एटम इज अबाउट 35.5 times as massive as hydrogen atom, right, and nearly all the mass of an atom is concentrated in the nucleus। चलो कितना एंगस्ट्रॉम है भाई, 1.27 एंगस्ट्रॉम। तो आपको दिया है HCl मॉलिक्यूल और ये डिस्टेंस है आपका 1.27 एंगस्ट्रॉम, राइट। और आपको पूछा है बच्चा लोग सेंटर ऑफ मास किधर होगा। कोई टेंशन नहीं है, हम क्या करेंगे, चलिए यहाँ पे हाइड्रोजन बनाते हैं छुटका सा,
और यहाँ पे बड़का सा बनाते हैं क्लोरीन एटम, ठीक है, राइट। चलो दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको दे दिया गया है, दैट इज 1.27 एंगस्ट्रॉम, दिस इज गिवन टू यू। अब मुझे पता है कि जो सेंटर ऑफ मास है ना उसका फॉर्मूला है m1r1 प्लस m2r2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ऐसा उसका फॉर्मूला है कि नहीं, राइट, ओके। अब मुझे अगर सेंटर ऑफ मास निकालना है तो आई विल एज्यूम कि दोनों में से एक जो है ना वो ओरिजिन के ऊपर है। आप दोनों में से एक को ओरिजिन के ऊपर ले लो, तो लेट अस कंसिडर कि आपका हाइड्रोजन जो है वो ओरिजिन के ऊपर है, तो हाइड्रोजन का जो पोजीशन वेक्टर है ना r1 वो कितना रहेगा 0 एंगस्ट्रॉम, तो आपका अल्टीमेटली ये क्लोरीन आ जाएगा 1.27 एंगस्ट्रॉम के ऊपर। तो हमने एज्यूम कर लिया भाई कि हाइड्रोजन कहाँ पर है, ओरिजिन पे है। यू कैन ऑल्सो एज्यूम कि क्लोरीन कहाँ पर है, ओरिजिन के ऊपर है, आपकी मर्जी, दोनों में से एक को आपको एज्यूम करना है ओरिजिन के ऊपर। तो हमने क्या किया यहाँ पे, हमने एज्यूम किया हाइड्रोजन एट ओरिजिन, राइट। तो R1 हो गया 0 एंगस्ट्रॉम, तो अपने आप आपका R2 कितना हो जाएगा 1.27 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, ठीक है। चलिए मास की बात करते हैं। M1 हाइड्रोजन का मास अगर 1 है तो उसके सामने क्लोरीन का मास 35.5 टाइम्स है, ऐसा कहा है आपको कि क्लोरीन इज 35.5 टाइम मैसिव कंपेयर टू द हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का मास 1 ले लो तो क्लोरीन का मास 35.5 हो जाएगा अपने आप, ठीक है। चलो इतना हो गया, तो अब देर किस बात की है मुन्ना लोग, चलिए स्क्रीनशॉट खींच लीजिए ताकि थोड़ी जगह मिले आपके सर को और आपके सर इसको लिख पाए। 3, 2, 1, चलो। सो नाउ विल राइट the position of center of mass, the position of center of mass RCM is m1r1 m2r2 m1 plus m2, है ना, ऐसा ही फॉर्मूला। चलो m1 कितना है 1, r1 है 0, m2 है 35.5, R2 है 1.27 एंगस्ट्रॉम में ही है पूरा क्वेश्चन, डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ओके। तो ये हो जाएगा आपका 35.5 इंटू 1.27 डिवाइड बाई 36.5। एक सेकेंड, लेट मी सॉल्व इट। दिस इज 35.5 डिवाइड बाई 36.5 इंटू 1.27, दिस इज 1.235 एंगस्ट्रॉम पे आपका रहेगा सेंटर ऑफ मास। और ये डिस्टेंस कहाँ से है मुन्ना, तूने किसको 0 लिया था बेटा, तूने हाइड्रोजन को 0 लिया था, मतलब आपने जो सेंटर ऑफ मास मेजर किया है ना वो कहाँ से रहेगा, हाइड्रोजन से रहेगा। कितने डिस्टेंस पे, 1.235 एंगस्ट्रॉम के ऊपर, राइट। तो सेंटर ऑफ मास इज एट 1.235 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम हाइड्रोजन एटम। ये आपको ये स्पेसिफाई करना है, हाँ, फ्रॉम हाइड्रोजन। अगर नहीं किया तो आपका आंसर गलत, मार्क कट जाएगा आपको, राइट। तो सिंपल सा सवाल था, इसकी जगह आपको कार्बन मोनोऑक्साइड भी दिया जा सकता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कुछ भी आपको दिया जा सकता है, एंड दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व इट, राइट। चलिए ओके, चलिए बच्चों अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। ऐसा क्वेश्चन है, अ चाइल्ड सिट्स स्टेशनरी एट वन एंड ऑफ द लॉन्ग ट्रॉली एंड दिस ट्रॉली इज मूविंग यूनिफॉर्मली with a speed v on a smooth horizontal floor. If a child gets up and run about the trolley in any manner, what is the speed of center of mass of the system? तो आपको ऐसा कहा गया है कि एक ट्रॉली है, उसके ऊपर अभी एक बच्चा ऐसा बैठा हुआ है, राइट, एंड दिस ट्रॉली इज मूविंग विथ सम स्पीड v। अब ये बच्चे को पता नहीं क्या हुआ, उसके अंदर कुछ आत्मा भरा गई और उसको ऐसा मन हुआ चलो ट्रॉली के ऊपर दौड़ते हैं, और इस भाई ने ट्रॉली के ऊपर ऐसे भागम भाग चालू कर दी, कहीं भी भाग रहा है। तो आपको ये पूछा है कि ट्रॉली की स्पीड को क्या इफेक्ट होगा। मैं कहूँगा ट्रॉली की स्पीड को कुछ भी इफेक्ट होने वाला नहीं है, बिकॉज राइट नाउ दिस चाइल्ड इज द पार्ट ऑफ सिस्टम। बच्चा कहाँ पर है, ट्रॉली के ऊपर है ना,
तो चाइल्ड इज द पार्ट ऑफ सिस्टम, बच्चे के भागने से एक्सटर्नल फोर्स तो कुछ लगा ही नहीं है, और अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है तो फिर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज होती नहीं है। तो आप यहां पे लिखोगे कि एज द चाइल्ड इज पार्ट ऑफ सिस्टम there is no external force, there is no external force acts on the system. If there is no external force is acting on the system, center of mass का velocity change नहीं होगा, hence there will be no change in velocity of सेंटर ऑफ मास, राइट। तो ऐसा होने वाला है कि यहाँ पे व्हाट विल एक्चुअली में होगा क्या, यहाँ पे कि बच्चे को जितना स्पीड या जितना मोमेंटम बच्चे को आगे की तरफ मिलेगा ना, उतना ही मोमेंटम ट्रॉली को पीछे की तरफ मिलेगा बाय एक्शन रिएक्शन फोर्सेस। जितना मोमेंटम बच्चे को आगे की तरफ मिलेगा दौड़ते वक्त, उतना ही मोमेंटम ट्रॉली को पीछे की तरफ मिलेगा, और ये मोमेंटम एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अगर मान लो बच्चे को पी जितना मोमेंटम आगे की तरफ मिला तो ट्रॉली को उतना ही मोमेंटम पीछे की तरफ मिलेगा, एंड दिस टू मोमेंटम विल कैंसल ईच अदर, सो नेट देयर विल बी नो एक्सटर्नल चेंज ऑफ मोमेंटम, तो वेलोसिटी बदलने वाला नहीं है। चलो बच्चों, अगला सवाल, थोड़ा मैथ्स पे जाना है अभी, मैथमेटिकल क्वेश्चन। अगले 2 सवाल ये पूछा है, शो दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल, मैथ्स आया, कंटेन बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी इज 1/2 ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ओहो, क्या दिखाना है आपको? आपको बताना है एरिया ऑफ ट्रायंगल कंटेन बिटवीन 2 वेक्टर्स ए एंड बी इज 1/2 ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। आहा, मस्त सवाल। चलो, तो सबसे पहले तो आप 2 वेक्टर ले लो, तो लेट मी टेक 2 वेक्टर्स। ये वेक्टर ए है आपका और ये है आपका वेक्टर बी। चलो, अब इन दोनों के बीच में कौन सा ट्रायंगल बना आपका? कंप्लीट द ट्रायंगल, ठीक है। चलो, आप जो जानते हो बच्चों, ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। पता है आपको ये फॉर्मूला? पता ही होगा ना। राइट, लेट्स कंसिडर ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, ठीक है। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ, मुझे अगर इसका एरिया निकालना है तो मुझे यहाँ से ड्रॉ करना पड़ेगा परपेंडिकुलर, दैट इज समथिंग आई विल कॉल एज हाइट एच। मैं इसको कहूँगा हाइट एच, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है भाई? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब जो मैं देख पा रहा हूँ कि बेस और कुछ नहीं है, वेक्टर ए है। बेस क्या है भाई? आपका वेक्टर ए है, तो बेस आएगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, और ये हाइट कितना आएगा? अगर आप ये राइट एंगल ट्रायंगल यूज़ करोगे ना, ये वाला इत्तू सा, तो यू विल फाइंड दैट दिस हाइट इज इक्वल टू बी साइन थीटा, बिकॉज ये राइट एंगल ट्रायंगल में आपका साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होगा अपोजिट साइड एच बाय हाइपोटेनस बी, होगा ना। तो आपके लिए हो जाएगा यहाँ पे बच्चों साइन थीटा इज इक्वल टू एच बाई बी, तो दिस एच इज इक्वल टू बी साइन थीटा। तो यहाँ पे यूज़ करो हाइट की जगह पे बी साइन थीटा। अब ये हो गया मुन्ना 1/2 इंटू ए बी साइन थीटा। अब मुझे तो पता है भाई ये ए बी साइन थीटा और कुछ नहीं है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है। याद करो, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है भाई? क्रॉस प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी का मतलब होता है ए बी साइन थीटा इंटू एन कैरेट। मुझे क्योंकि मैग्नीट्यूड ही पूछा है तो मैं एन कैरेट को गोली मारूंगा। मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा, तो ये ए बी साइन थीटा जो है ना वो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है। तो आगे से बच्चों ध्यान रखना, जब भी आपको 2 वेक्टर दिए हो और ये पूछा हो कि इन दोनों वेक्टर से जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया कितना होगा, तो वो एरिया रहेगा 1/2 इंटू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। चलिए मैं आपको एग्जांपल दूंगा, एक इससे जुड़ा हुआ एक्स्ट्रा एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे। लेट्स से वेक्टर ए इज 2 3 4,
and the vector b is 1 1 1. This is what you have, right? And you need to find what is the area enclosed by the triangle. What is the area of triangle enclosed by these two vectors? ठीक है, ओके। तो आपको इतना पता होना चाहिए, दो वेक्टर है, एरिया निकालना है तो पहले क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो पहले आपको क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना पड़ेगा। चलो, क्रॉस प्रोडक्ट आपको कौन सिखाएगा? सिखा चुका हूँ मैं आपको, याद है ना, डिटर्मिनेंट का मेथड। क्या क्या लिखते हैं बच्चों हम? यहाँ पे लिखते हैं आई जे के। चलो, पहला वेक्टर ए है, दैट इज 2 3 4। दूसरा वेक्टर बी है, दैट इज 1 1 1। याद है ना, मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट भूलना ही नहीं है, कभी नहीं भूलना है, पूरी ज़िंदगी तक याद रखना है इसको। तो चलो, पहला आएगा आपका आई। चलो, क्रॉस प्रोडक्ट करो, ये थोड़ा चिपक गया है। 1 1 1। चलो, सबसे पहले आई वाले लाइन को धक दो, 3 -4। चलो, बीच वाला आपका -j रहता है ना, बीच वाला आपका रहता है -j। चलो, j वाली लाइन को धक दो, 2 -4, समझ रहे हो ना, 2 -4 दैट इज -2। चलो, प्लस k कैरेट, k वाली लाइन को धक दो, 2 -3, 2 -3 दैट इज -1, राइट। चलो, तो ये वेक्टर हो गया बच्चों आपका 4 3 -4 दैट इज -i, प्लस 2j -k। ये मेरा वेक्टर हुआ। अब मुझे एरिया चाहिए, वो एरिया क्या है? इस क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड का आधा, राइट। तो आपका जो एरिया मैंने पूछा है ना यहाँ पे, देखो, तो आपका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, दैट इज हाफ इंटू, चलो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं बच्चों? अंडर रूट ऑफ, आता है ना, ये आपका वेक्टर हो गया क्रॉस प्रोडक्ट, इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ -1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर हाफ इंटू अंडर रूट ऑफ 6। तो योर आंसर इज दिस वन, दैट इज √6/2, राइट। तो ये दो वेक्टर से जो आपका एरिया बनेगा ना, वो एरिया और कुछ नहीं होगा, दैट एरिया इज √6/2। कितना होगा बच्चा लोग? वो एरिया होगा आपका √6/2। ओके, तो इस तरह से आप दो वेक्टर से बनने वाला ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो। आप दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करो, उसका मैग्नीट्यूड निकालो और फिर आधा कर लो, दैट विल बी द एरिया। चलिए, क्विकली करेंगे इसका स्क्रीनशॉट ताकि हम आगे बढ़ सके, फिर एक कदम और सफलता की ओर। चलिए, हो गया स्क्रीनशॉट आप सबका, राइट। आगे बढ़े आपके सर आपके लिए। चलिए, बढ़ते हैं आगे, कदम से कदम मिलाए जा, मंजिल को अपने पास लाते जा। चलो बच्चों, अभी आपका तीसरा जो है ना, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। ओहो, वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप्ड, वो भी करेंगे। चलो, लेट्स सी हाउ वी कैन डू दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मैथमेटिक्स पे बेस्ड ही है, राइट, एंड दैट इज शो दैट। चलो, सवाल नंबर 5 बच्चा लोग, सवाल नंबर 5 है कि शो दैट ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड to the volume of the parallelopipe formed on the three vectors A, B, C। हाँ, तो पहले आप क्वेश्चन समझ लो। A डॉट B क्रॉस C is equal to volume of parallelopipe made on these three vectors A, B, C। अब इसका मतलब क्या है? चलो, पहले इसका मतलब समझते हैं हम। मेरा ब्लू मार्कर ये रहा। चलिए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? लेट्स टेक 3 वेक्टर्स। लेट्स से दिस इज वेक्टर ए, दिस इज सम वेक्टर बी, एंड लेट्स से दिस इज सम वेक्टर सी। समझे? अब ये 3 वेक्टर के ऊपर अगर आप पूरा पैरेलल पाइप कंस्ट्रक्ट करोगे ना, कैसे करेंगे कंस्ट्रक्ट? देखो,
तो पैरेलल पाइप कंस्ट्रक्ट करना है मतलब देयर शुड बी वन कॉमन साइड, राइट। एक साइड कैसा रहना चाहिए, कॉमन रहना चाहिए। चलिए मैं मोर स्पेसिफिक करूंगा इसको। लेट मी टेक द वेक्टर सी, मैं ऊपर ले लेता हूँ, चलो वेक्टर सी को, दिस इज वेक्टर बी, ताकि आपको देखने में आसान है। दिस इज वेक्टर सी, राइट। अब आप एक पैरेलल पाइप कंस्ट्रक्ट करो, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे पैरेलल पाइप कंस्ट्रक्ट। तो हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करते जाएंगे वेक्टर्स को, है ना, अपने आप पैरेलल पाइप कंस्ट्रक्ट होता जाएगा, राइट। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। ये हो गया आपका पैरेलल पाइप कंस्ट्रक्ट। तो हमने ये पूरा पैरेलल पाइप कंस्ट्रक्ट किया है ऑन दिस 3 वेक्टर्स। ये 3 वेक्टर के ऊपर हमने पूरा पैरेलल पाइप कंस्ट्रक्ट किया है। तो ये पैरेलल पाइप का वॉल्यूम कितना होगा, दैट इज A डॉट B क्रॉस C, ठीक है। तो सबसे पहले B क्रॉस C करते हैं। B क्रॉस C कितना आता है वो देखते हैं सबसे पहले। तो आपका ये जो B क्रॉस C है ना, B क्रॉस C मतलब ये वेक्टर B और वेक्टर C का आपको करना है क्रॉस प्रोडक्ट। लेट मी कंसिडर कि ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। वेक्टर B एंड वेक्टर C कैसे है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। वी आर सॉल्विंग इट फॉर द जनरल केस, दिस इज ट्रू फॉर एनी एंगल, राइट। ये हर एक एंगल के लिए पॉसिबल है, राइट। चलो, तो B क्रॉस C का मतलब होता है बच्चों आपका BC साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट है ना, तो साइन थीटा आएगा। और साथ में आपका आएगा n कैरेट। साथ में क्या आएगा भाई आपका n कैरेट, जो डायरेक्शन दिखाएगा, बिकॉज ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट है, उसका आंसर वेक्टर आएगा। चलो यहाँ पे B और C के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो ये हो गया BC साइन 90 n कैरेट। और आपको स्पेसिफाई करना है कि n कैरेट क्या है, तो n कैरेट इज वेक्टर और यूनिट वेक्टर। n कैरेट इज यूनिट वेक्टर, और ये यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ B एंड C, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर है वो दोनों वेक्टर को परपेंडिकुलर आता है। तो आप देखो बच्चों आपका n कैरेट कहाँ होगा, तो B आपका ये है, C आपका ये है, तो पूरा आपका ये BC वाला प्लेन बना, राइट। और इस प्लेन का परपेंडिकुलर n कैरेट ऐसे आएगा, दिस इज द n कैरेट। क्या है भाई ये आपका n कैरेट है, जो आप देख पा रहे हो BC वाला प्लेन ऐसे है और उस प्लेन को परपेंडिकुलर है लाइक दिस, दिस इज योर n कैरेट। हाँ ओके, चलो तो ये मैंने इतना निकाल लिया पहले कि B क्रॉस C आ रहा है मेरा BC n कैरेट। अब मुझे करना है A डॉट B क्रॉस C। नाउ लेट्स परफॉर्म A डॉट B क्रॉस C। सेकंड स्टेप, A के साथ डॉट करेंगे B क्रॉस C को। चलो डॉट प्रोडक्ट है मतलब कॉस रहेगा, क्या रहेगा भाई, बीच में कॉस रहेगा, राइट। तो एक वेक्टर आपका A है, दूसरा B क्रॉस C वेक्टर। B क्रॉस C वेक्टर और कुछ नहीं है, BC n कैरेट है। BC मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉस थीटा, राइट। अब आप ध्यान से देखो बच्चों, A का डायरेक्शन भी इस तरफ है और ये n कैरेट भी इसी तरफ जा रहा है। सो A एंड n कैरेट बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे बच्चों के, एज A एंड n कैरेट आर बोथ इन सेम डायरेक्शन, राइट। सेम डायरेक्शन में है मतलब इसके बीच का एंगल 0 डिग्री रहेगा एंड कॉस 0 होता है 1। तो ये हो गया आपका A इंटू B इंटू C। ये क्या है भाई आपका लेंथ, B है विथ, C है हाइट। तो लेंथ इंटू विथ इंटू हाइट, दैट इज नन अदर देन बट वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप। तो ये और कुछ नहीं है बच्चों, ये है आपका वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। क्या है भाई आपका, ये है आपका वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप। तो जब भी आपको 3 वेक्टर से बनने वाला कोई पैरेलल पाइप दिया हो और उस पैरेलल पाइप का आपको वॉल्यूम निकालना है, तो आप करोगे A डॉट B क्रॉस C। अब मैं आपको A डॉट B क्रॉस C करने का एक शॉर्टकट देने वाला हूं, जो आपको ध्यान रखना है, जिसको हम कहते हैं बॉक्स प्रोडक्ट। क्या कहते हैं उसको, हम कहते हैं बॉक्स प्रोडक्ट। तो जो ऐसे होता है ना A डॉट B क्रॉस C, उसको हम ऐसे लिखते हैं बॉक्स के अंदर ABC। आप ये सब मैथ्स में पढ़ोगे वेक्टर में, यहाँ भी थोड़ा काम का है इसलिए मैं करा रहा हूँ आपको। और इसका मतलब होता है डिटर्मिनेंट। आपको इन 3 वेक्टर का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। क्या करना है, 3 वेक्टर का
डिटर्मिनेंट सॉल्व करना रहेगा, तो दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ 3 वेक्टर। राइट, तो चलो एक एग्जांपल हो जाए बच्चों। लेट्स से वेक्टर A इज 1 1 1, वेक्टर B इज 1 2 1 एंड द वेक्टर C इज 2 2 2, नहीं 2 2 1। चलिए इन तीनों वेक्टर से बनने वाले पैरेलल पाइप का वॉल्यूम कितना होगा वो आपको पूछा है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप? व्हाट इज गोना बी द वॉल्यूम? दैट इज व्हाट यू वांट टू फाइंड। तो वॉल्यूम का मतलब हो जाएगा बच्चों A डॉट B क्रॉस C। अब मैं कोई पहले क्रॉस प्रोडक्ट नहीं करूंगा, फिर डॉट नहीं करूंगा, मुझे पता है A डॉट B क्रॉस C का मतलब होता है बॉक्स प्रोडक्ट। क्या मतलब होता है इसका? बॉक्स प्रोडक्ट। और बॉक्स प्रोडक्ट में हमें डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है तीनों वेक्टर का साथ में। तो A वेक्टर है 1 1 1, B वेक्टर है 1 2 1, C वेक्टर है 2 2 1। चलिए आ जाइए डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। पहला कंपोनेंट 1, चलिए इसको रख दीजिए 2 -2 दैट इज गोना बी 0। ले चलिए दूसरा कंपोनेंट आपका नेगेटिव साइन के साथ रहेगा -1, इस लाइन को रख दीजिए भाई 1 -2, 1 - 2 इज -1। मैं सिंपल डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहा हूँ। तीसरा कंपोनेंट आपका +1 2 -4, इस लाइन को निकाल देना है 2 -4 दैट इज -2। तो ये आ गया आपका 1 - 2 दैट इज 1, दैट इज -1। बट वॉल्यूम कभी नेगेटिव होता नहीं है, तो आपको फाइनल आंसर पॉजिटिव ही लिखना है। तो इस जो भी आपका पैरेलल पाइप बनने वाला है इन 3 वेक्टर से, उसका वॉल्यूम होगा आपका 1 यूनिट। कितना होगा भाई? उसका वॉल्यूम होने वाला है 1 यूनिट। जो भी पैरेलल पाइप बनेगा उसका वॉल्यूम आप इस तरह से निकालोगे अगर 3 वेक्टर से पैरेलल पाइप दिया हुआ है तो। ठीक है, चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट करेंगे इसको। चलिए बच्चों एक और थियरी क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? देखिए पहला क्वेश्चन है, उसमें फाइंड द कंपोनेंट along the x, y and z axis of the angular momentum L of a particle whose position vector is r with the components x, y, z and the momentum p with the components px, py, pz। चलो मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा, मैं सीधा सीधा लिखूँगा कि एक पार्टिकल है जिसका पोजीशन वेक्टर है xi, yj, z और उसका मोमेंटम के अंदर कंपोनेंट है pxi, pyj एंड pz के। दिस इज व्हाट गिवन टू यू। आपको ये पूछा है उसके एंगुलर मोमेंटम के x कंपोनेंट, y कंपोनेंट एंड z कंपोनेंट निकाल के दो। क्या करना है आपको? फाइंड x, y एंड z कंपोनेंट्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये आपको करना है। ठीक है ना? चलो फिर दूसरा क्वेश्चन भी है इसके साथ। चलिए बच्चों, तो मुझे पता है कि एंगुलर मोमेंटम L होता है R क्रॉस P। L क्या होता है भाई? L होता है R क्रॉस P, है ना? चलो 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो पहले आएगा I J K। चलिए R के कंपोनेंट है x, y, z और P के कंपोनेंट है px, py एंड pz। चलिए तो करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। पहले आएगा I, चलिए इसको निकाल दीजिए y पी जेड माइनस जेड पी वाई। चलिए बीच का कंपोनेंट रहेगा आपका -j, ये लाइन को निकाल दीजिए। x पी जेड आता है ना आपको, माइनस जेड पी एक्स, खाली क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाना है, बीच में सब्ट्रैक्शन, प्लस k कैरेट तीसरा कंपोनेंट, इसको निकाल दीजिए x पी वाई माइनस वाई पी एक्स। ओके, चलिए मेरा बीच वाला कंपोनेंट नेगेटिव है, उसको मैं पॉजिटिव करूँगा एंड आई विल राइट आई जे के लेटर आई। देखो मैंने माइनस साइन अंदर डाल दिया है, तो ये हो जाएगा आपका जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड जे कैरेट प्लस एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स के कैरेट। तो ये हो गया बच्चा आपका वेक्टर एंगुलर मोमेंटम। एंड आई कैन से इसके अंदर 3 कंपोनेंट है, एक आई वाला कंपोनेंट है मतलब एक्स कंपोनेंट, ये वाई वाला कंपोनेंट है जे कैरेट के साथ, और ये जेड वाला कंपोनेंट है के कैरेट के साथ। तो ये हो गया आपका एंगुलर मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट
जो आई कैप के साथ दिख रहा है ये हो गया एंगुलर मोमेंटम का वाई कंपोनेंट जो जे कैप के साथ दिख रहा है, और ये हो गया एंगुलर मोमेंटम का जेड कंपोनेंट जो के कैप के साथ दिख रहा है। सिंपल एकदम। तो ये मिल गए आपको तीनों कंपोनेंट एंगुलर मोमेंटम के। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है ना, वो ज़रा समझने वाली बात है। चलिए, आपको ऐसा पूछा है कि शो दैट इफ द पार्टिकल मूव्स ओनली इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है, द एंगुलर मोमेंटम हैज ओनली जेड कंपोनेंट। ओह, आपको ऐसा पूछा है इफ particle moves in xy plane, it only has z component of angular momentum। ठीक है ना। चल बेटा, अब समझ ध्यान से। अगर आपका पार्टिकल xy प्लेन में मूव कर रहा है तो उसके पोजीशन का z कंपोनेंट तो ज़ीरो हो जाएगा, बिकॉज वो तो xy प्लेन में है। तो हम क्या करेंगे कि उसका जो पोजीशन का z कंपोनेंट है वो पहले ज़ीरो रख देंगे, ये वाला। दूसरी बात, अगर पार्टिकल xy प्लेन में ही है तो उसका लीनियर मोमेंटम भी xy प्लेन में ही होगा। z प्लेन में तो लीनियर मोमेंटम होना नहीं है, बिकॉज पार्टिकल तो xy प्लेन में घूम रहा है। तो उसका जो लीनियर मोमेंटम है उसका z कंपोनेंट भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा बस। तो ये आपका जो एंगुलर मोमेंटम बना है इसमें आप z को ज़ीरो कर दो और pz को ज़ीरो कर दो, फिर क्या होगा देखो। तो आपका जो एंगुलर मोमेंटम है ना वो क्या बचेगा, देखिए। चलो, pz ज़ीरो, ये z ज़ीरो, मतलब ये कंपोनेंट गया पूरा ही। z ज़ीरो, pz ज़ीरो, ये भी गया पूरा। इसमें ना z है ना pz है, समझे। इसमें ना z है ना pz है, मतलब खाली आपका यही कंपोनेंट बचेगा xpy माइनस y px k कैरेट, दैट इज ओनली z कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो बचेगा। राइट, इजी एकदम, बराबर। तो अगर पार्टिकल xy प्लेन में है तो आप z एंड pz जीरो कर दो, अगर पार्टिकल yz प्लेन में है तो x एंड px जीरो कर दो। अकॉर्डिंगली आपको जीरो करते जाना है, ठीक है। चलिए फटाफट करिए स्क्रीनशॉट। अगला सवाल बी थियोरेटिकल है, फिर आपके टेक्निकल क्वेश्चन आएंगे। चलिए बच्चों, सवाल नंबर 7, एक और थियोरेटिकल क्वेश्चन। क्या कहता है देखिए, टू पार्टिकल्स ईच ऑफ मास स्मॉल m एंड स्पीड v ट्रैवल इन अपोजिट डायरेक्शन along parallel lines separated by the distance small d। ओके, तो पहले मैं फिगर बनाऊंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। जब तक फिगर नहीं बनता तब तक मुझे क्वेश्चन इतना समझ में नहीं आता, आपको भी नहीं आना चाहिए। तो दो मास है, एक इस तरफ जा रहा है विद द वेलोसिटी v, दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है विद द वेलोसिटी v, और दोनों के ये जो लाइन है ना, दोनों के जो पैरेलल ट्रैक्स हैं उसके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है स्मॉल d। हाँ, अब समझ में आया क्वेश्चन। अब करना क्या है आपको, करना आपको ये है कि शो दैट द वेक्टर एंगुलर मोमेंटम of the two particle system is the same whatever be the point about which the angular momentum is taken। तो आपको ये पूछा है कि प्रूव करना है आपको that vector angular momentum, that is L, is constant whatever is the point about which एंगुलर मोमेंटम L इज फाउंड। राइट, तो आप इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट पे फाइंड करो, अबाउट दिस पॉइंट फाइंड करो, अबाउट दिस पॉइंट फाइंड करो, अबाउट दिस पॉइंट फाइंड करो, और यू फाइंड इट अबाउट एनी पॉइंट। द एंगुलर मोमेंटम वेक्टर के साथ कांस्टेंट रहने वाला है, ये आपको करना है प्रूव। चलिए, तो अगर मुझे वेक्टर प्रूव करना है तो मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा कि मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहेगा और डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहेगा, दो चीज़ें करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए पहले मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। ठीक है, सो लेट्स से वी आर सपोज टू फाइंड द एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट। ओके,
फाइन, हमें इस पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम निकालना है। ओके, एंड व्हेन एवर वी आर फाइंडिंग द एंगुलर मोमेंटम, तब पहला पार्टिकल यहाँ पे है, दूसरा पार्टिकल यहाँ पर है, राइट। तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल, कॉल इट, भाई थोड़ा ज़्यादा हो गया, कॉल इट r1 वेक्टर, और ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेकंड पार्टिकल, कॉल इट r2 वेक्टर, राइट। एंड लेट्स कॉल इट पॉइंट O. So I will write here, let's find angular momentum about point O. तो मैं लिखूंगा बच्चा लोग टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है L, आपको वेक्टर प्लस करना पड़ेगा। तो पहले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम L1, दूसरे पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम L2, हमने कर दिया L1 प्लस L2। चलिए L होता है R क्रॉस P, तो पहले पार्टिकल का होगा आपका R1 क्रॉस M इंटू उसका वेलोसिटी V है, R क्रॉस MV, और दूसरे का होगा आपका R क्रॉस M इंटू माइनस V, बिकॉज वो पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो उसका वेलोसिटी आपको माइनस V लेना पड़ेगा, राइट। और उसका पोजीशन वेक्टर R2 है, तो मैंने सिंपल फॉर्मूला ही यूज़ किया है। एंगुलर मोमेंटम L होता है R क्रॉस P, P की जगह रखा हमने MV, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा बच्चों, आप MV को बाहर निकाल लो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, MV को बाहर निकाल लिया, यहाँ बचा R1, माइनस साइन आगे आएगा माइनस R2, तो ये बचा आपका R1 माइनस R2, तो ये हो गया आपका वेक्टर, दिस इज द वेक्टर एंगुलर मोमेंटम, राइट। ये क्या है बच्चों आपका, ये है आपका वेक्टर ऑफ द एंगुलर मोमेंटम, राइट। अभी आपको प्रूव करना है कि ये कांस्टेंट रहेगा, आप पॉइंट कहीं भी लो फर्क नहीं पड़ता है, दिस इज व्हाट यू वांट टू प्रूव, ठीक है। चलिए अब पहले ना मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। सो इफ़ यू वांट टू टॉक अबाउट द मैग्नीट्यूड, तो आप देखो बच्चों, ये आपका हो जाएगा R1 क्रॉस MV, मैं एक स्टेप और लिखूंगा यहाँ पे फॉर योर कन्वीनियंस, इट इज़ R1 क्रॉस MV, और ये आप आगे ले लो माइनस R2 क्रॉस MV, राइट। ओके, तो अगर आप मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखोगे ना, ये ऐसे ही सारे क्वेश्चन है भाई, थियोरेटिकल क्वेश्चन है, 3 मार्क में कभी कभी आ जाते हैं, तो आप फंस जाओगे अगर प्रिपेयर करके नहीं गए तो। तो अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करोगे, तो जैसे मैं देख पा रहा हूँ मैग्नीट्यूड L, ये पहले पार्टिकल का मैग्नीट्यूड L1, माइनस साइन है, और ये दूसरे पार्टिकल का मैग्नीट्यूड L2, बीच में माइनस साइन है ना, तो मैग्नीट्यूड आपका अल्टीमेटली माइनस हो जाएगा, बिकॉज एक इस तरफ जा रहा है, एक इस तरफ जा रहा है, ठीक है। चलिए एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड होता है MV/R1 साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू रख दिया मैंने, क्रॉस प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, साइन थीटा रखते हैं, है ना। तो लेट्स कंसिडर कि पहला वेक्टर जो एंगल बना रहा है ना, दिस एंगल इज θ1, और दूसरे वाला जो एंगल बना रहा है वेलोसिटी के साथ, दिस एंगल इज θ2, एज्यूम दैट, राइट। चलिए θ1 माइनस दूसरे का होगा बच्चों MV/R2 साइन θ2, क्या होगा, दूसरे का होगा MV/R2 साइन θ2, ओके। चलिए अब जरा देखेंगे ध्यान से, MV कॉमन निकालो, ये आया R1 साइन θ1, ये आया R2 साइन θ2। चलिए बच्चों अब आपका खेल ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे, तो आप देखो ध्यान से, दिस एंगल इज θ1, तो सामने ये एंगल भी θ1 बनेगा। तो अगर मैं यहाँ से एक ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ ना, राइट, तो ये आप इस राइट एंगल ट्राइंगल पे ध्यान दो, ये वाले के ऊपर दिखा आपको, तो ये आपका अपोजिट साइड है, तो ये पूरा आपका बन जाएगा, हाइपोटेन्यूस कितना है इसका, R1, तो आपका ये साइड बन जाएगा R1 साइन θ1, जस्ट यूज द राइट एंगल ट्राइंगल, ये आपका हो जाएगा R1 साइन θ1 फ्रॉम दिस ट्राइंगल। और अब आप ये छोटे ट्राइंगल को देखो, अगर ये एंगल θ2 है तो ये भी कितना रहेगा, θ2 रहेगा। तो आप ये छोटे से ट्राइंगल को देखो बच्चों, ये वाले को, छुटके को, ये आपका हाइपोटेन्यूस बनेगा R2, ये आपका अपोजिट साइड है, तो ये जो है ना आपका, ये रहेगा आपका R2 साइन θ2। तो अगर आपने R1 साइन θ1 में से R2 साइन θ2 को निकाल दिया, जो आपको करना है यहाँ पे, R1 साइन θ1 में से R2 साइन θ2 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ऐसा करने से आपका ये डिस्टेंस आ जाएगा, एंड दिस डिस्टेंस इज फिक्स विच इज D, ये डिस्टेंस आपका फिक्स है, एंड दैट डिस्टेंस इज D।
तो ये डिस्टेंस कैसा है आपका d है। तो ये तो आपका चेंज होना नहीं है, मास इज सेम, वेलोसिटी इज सेम, डिस्टेंस दो पार्टिकल के बीच का वो तो पहले से फिक्स करके दिया हुआ है। मतलब आपका एंगुलर मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड है ना वो कांस्टेंट हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ एल इज कांस्टेंट। फर्क नहीं पड़ता आप ओ पॉइंट कहाँ पे ले रहे हो, आप ये ओ पॉइंट कहीं पे भी चाहे ले लो, कहीं पे भी ले लो एंगुलर मोमेंट ओ पॉइंट आप, इट विल नॉट इफेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ एल। चलिए व्हाट अबाउट द डायरेक्शन। तो डायरेक्शन की अगर आप बात करोगे बच्चों तो आपका वेक्टर ये रहा, राइट। तो ये आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ठीक है। तो एक वेक्टर है आपका m इंटू वी जो इस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव वी है ना, तो इस डायरेक्शन में है। दूसरा है आपका वेक्टर r1 माइनस r2, राइट। आपका r1 वेक्टर ये रहा, r2 वेक्टर ये रहा, राइट। तो ये बनेगा आपका वेक्टर r1 माइनस r2 इधर से लेके यहाँ तक का, दिस इज द वेक्टर r1 माइनस r2, दिस वेक्टर, राइट। ओके, तो देखो बच्चों क्या करेंगे फॉर मैग्नीट्यूड। ये तो मैं हूँ जो इतना डिटेल में करा रहा हूँ, बाकी टीचर तो इसको बोलेंगे कि ये नहीं आ सकता एग्जाम में, जान दो आ सकता है। हाँ, तो आपका L का वेक्टर ऊपर है, ये रहा देखो, r1 माइनस r2 क्रॉस mv, r1 माइनस r2 क्रॉस mv, राइट। आपका mv वेक्टर इस तरफ है, राइट। और आपका r1 माइनस r2 वेक्टर ऐसा बनेगा, ओके। तो अब आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे ना जब, तो क्रॉस प्रोडक्ट मतलब हम राइट हैंड स्क्रू रूल यूज़ करते हैं। तो आप क्या करोगे, r1 माइनस r2 से v की तरफ स्क्रू को घुमाओगे इस तरफ। तो जब आप स्क्रू को ऐसे घुमाओगे ना, r1 माइनस r2 ऐसे है, v इस तरफ है, तो आप ऐसे जब स्क्रू को घुमाओगे ना लाइक दिस, तो स्क्रू अंदर की तरफ जाएगा। मतलब जो डायरेक्शन है ना दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, राइट। तो आपका जो डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन ऑफ L इज इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, वो भी फिक्स ही रहने वाला है डायरेक्शन भी, क्योंकि ये पार्टिकल इसी प्लेन के ऊपर घूमने वाले हैं, तो ये L का डायरेक्शन बदलने वाला नहीं है, विच इज़ ऑल्सो फिक्स। तो आपका प्रूव हो गया, ना डायरेक्शन बदल रहा है टोटल एंगुलर मोमेंटम का, ना मैग्नीट्यूड बदल रहा है टोटल एंगुलर मोमेंटम का। इसीलिए आपका टोटल एंगुलर मोमेंटम किस पॉइंट के अराउंड आप एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हो उस पर डिपेंड नहीं करता है, राइट। ओके, तो दिस इज योर क्वेश्चन। आपको प्रूव क्या करना था, मैं यहाँ पे लिख दूँ, प्रूव करना था आपको टोटल एंगुलर मोमेंटम इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजिशन ऑफ O। ये O पॉइंट कहीं भी हो फर्क नहीं पड़ता है, L का वैल्यू फिक्स रहेगा आपका। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट करिए।